नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका पैशन कंपटीशन में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 21 दिसंबर 2021 के ऑनलाइन मोड में हुए पेपर को। आज हम लोग ईवीएस के 15 पेडागोजी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने ईवीएस के 15 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। जिन्होंने ना देखा हो, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है दोस्तों, जरूर से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। आपको बताना है कि प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। पहला है पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, दूसरा है बच्चों में संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, तीसरा बच्चों में सिर्फ सत्यात्मक कौशलों का विकास करना, या फिर चौथा बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर पहला कि पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, जिससे कि छात्र अपने आसपास के समस्त भौतिक और जैविक परिवेश के प्रति अपनी समझ को विकसित कर सके तथा वह अपने आसपास के सामाजिक वातावरण को भी समझ सके। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा। जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है? मुख्य प्रश्न ए बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है, बी बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करती है, सी बच्चों की स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करती है, डी शिक्षकों को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए कि यह बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है और बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। सी है बच्चों की स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करती है। तो जहाँ पर भी स्मरण दिख जाए दोस्तों, यह आपका हमेशा नेगेटिव ऑप्शन में होता है। ठीक है, क्योंकि आपको बच्चों को केवल याद नहीं कराना है बल्कि उन्हें समझाना है, उन्हें करके सिखाना है। ठीक है, डी है शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करता है। तो बच्चों को केवल अनुशासन में नहीं रखना है बल्कि उन्हें सहयोग करके, क्रिया करके, एक्टिविटी करके सिखाना है। ठीक है, तो आपका ए और बी केवल सही होगा दोस्तों, तो केवल ए और बी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावी थीम का उप थीम है? पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा हम चीजें कैसे बनाते हैं, तीसरा आवास, चौथा जानवर और पौधे। तो जो आपका पर्यावरण अध्ययन है दोस्तों, यह 6 थीम पर बेस है। अगर इन 6 थीमों की बात करें तो पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा जल, फिर चौथा होता है आवास, फिर पांचवा होता है यात्रा और फिर छठा होता है चीजें हम कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो परिवार एवं मित्र, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं तथा आवास, यह तीनों क्या है? थीम है दोस्तों। जबकि जानवर और पौधे यह क्या है? उप थीम होता है। अगर पूछा जाए यह किसका उप थीम है तो यह परिवार एवं मित्र का उप थीम होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है? तो जहां पर भी नहीं लिखा रहे उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ा कीजिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, पहला है किस्से और कहानियों द्वारा। तो किस्से और कहानियों के द्वारा क्या होता है? सार्थक पूर्ण सीखते हैं बच्चे। ठीक है, बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने का अवसर देना, यह एक बेस्ट मेथड माना जाता है कि बच्चों को आप क्या कीजिए? अवसर प्रदान कीजिए कि वह खुद से ही खोज करे, ज्ञान का निर्माण करे। तीसरा है प्रत्येक उप प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर। तो यह भी सही है कि प्रकरण निकालने से पहले आप क्या करिए? बच्चों से प्रश्न पूछिए ताकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागे, जिज्ञासा जागे उस चीज को जानने का। चौथा है बच्चों को स्मरण आधारित प्रश्नों में सीखने में शामिल करके। तो हमने पहले ही आपको बताया कि जहां पर भी स्मरण लिखा रहे दोस्तों, तो आपको बच्चों को केवल याद नहीं कराना है, स्मरण नहीं करवाना है, यह हमेशा नेगेटिव ऑप्शन में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना ही था कि किसका द्वारा सार्थक पूर्ण अधिगम नहीं हो सकता है, तो इसके द्वारा नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है?
पहला है मूर्त से अमूर्त, दूसरा अमूर्त से मूर्त, तीसरा वैश्विक से सामान्य, चौथा अज्ञात से ज्ञात। तो यहाँ पर देखकर ही साफ साफ आंसर पता चल जा रहा है दोस्तों कि अमूर्त से मूर्त तो आपका होता नहीं है कोई भी सिद्धांत, न ही वैश्विक से सामान्य होता है और न ही अज्ञात से ज्ञात होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाते हैं, अर्थात जो चीज़ बच्चे जानते हैं सबसे पहले उसके बारे में उन्हें बताते हैं और फिर धीरे धीरे उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो वो नहीं जानते हैं। दूसरा है वैश्विक से सामान्य, तो ऐसा नहीं करते बल्कि सामान्य से वैश्विक की ओर उन्हें ले जाते हैं। और अमूर्त से मूर्त नहीं होता है बल्कि मूर्त से अमूर्त होता है। मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें बच्चे देख सके, उसे टच कर सके, ठीक है। और अमूर्त का मतलब जिन्हें वो देख नहीं सकते, जो कल्पना बेस्ड हो, ठीक है, उसके बारे में फिर वह रीजनिंग कर सके, तर्क कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों को क्या किया जाता है, जो चीज़ें वो देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसके बारे में उन्हें नॉलेज ज्ञान दिया जाता है, बताया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें अमूर्त चीज़ों की तरफ धीरे धीरे ले जाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा मूर्त से अमूर्त। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए फिर नेगेटिव वाला ऑप्शन आपको खोजना है कि कौन सा गुण नहीं होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन का। पहला है कि यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है, तो एकदम सही बात है दोस्तों कि जो पर्यावरण अध्ययन है वह आपका इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, अर्थात इसी में पर्यावरण में ही आपको साइंस, सोशल साइंस सब कुछ सम्मिलित रूप से पढ़ाया जाता है। जैसे अगर आप बच्चों को नदियों और झरनों के बारे में बता रहे हैं तो वह बताएंगे कि यह पर्यावरण का ही पार्ट है, वह यही समझ सकेंगे। आप उन्हें अलग से यह नहीं बताएंगे कि नहीं बच्चों यह भूगोल के अंतर्गत आता है। अगर आप उन्हें अकबर या बाबर पढ़ाएंगे तो उन्हें यह नहीं बताएंगे कि नहीं यह ईवीएस का नहीं बल्कि आपका इतिहास का पार्ट है, ठीक है। तो उनको क्या समझ में आता है कि यह सब कुछ पर्यावरण अध्ययन का ही पार्ट है जो कि उनके आसपास चारों तरफ क्या है, विद्यमान है, ठीक है। तो वह सब कुछ क्या करते हैं, एकीकृत रूप में देखते हैं, इंटीग्रेटेड रूप में देखते हैं। दूसरा है कि यह संदर्भित होता है, अर्थात यह कॉन्टेक्सुअल में होता है, संदर्भ में होता है, यह भी सही है। यह बाल केंद्रित है, तो यह भी सही बात है कि जो पर्यावरण अध्ययन है यह क्या किया जाता है, यह बाल केंद्रित शिक्षा होती है दोस्तों। इसमें बच्चों को सेंटर में रखा जाता है, जो टीचर होता है वह सुविधादाता होता है, फैसिलिटेटर होता है। चौथा है कि यह एक विषय क्षेत्र है, तो यही आपका गलत जवाब है और हमको नेगेटिव ऑप्शन ही खोजना था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। पहला है अवलोकन और सूचना दर्ज करना, ठीक है, इसे ध्यान से पढ़िएगा कि आपको बताना है कि कौन सा सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। पहला है अवलोकन और सूचना दर्ज करना, तो यह तो होगा दोस्तों कि अवलोकन के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा बच्चे बहुत ही ज़्यादा सीखते हैं। दूसरा है विश्लेषण करके यानी कि एनालिसिस करके, तो यह भी सही होगा। तीसरा है प्रयोग करना, तो प्रयोगात्मक अध्ययन में, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, प्रयोग तो किया ही जाता है प्रैक्टिकल के द्वारा। चौथा है स्मरण करना, देखिए आपका फिर से स्मरण वाला ऑप्शन हो गया, तो जहाँ पर भी स्मरण दिख जाए वो आपका नेगेटिव ऑप्शन होता है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा अगर बच्चों का ज्ञान की रचना करने के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। ये है वास्तविक जीवन की घटनाएं, यानी कि बच्चों की लाइफ में जो घटनाएं घटित होती हैं, तो यह तो उनके ज्ञान की रचना के लिए निर्माण में सहायक होगा दोस्तों। दूसरा है समुदाय के सदस्य, अर्थात उसके परिवार के सदस्य, उसके सहपाठी, उसके समाज के लोग, तो यह भी उसके ज्ञान की रचना के लिए सहायक होंगे। और कक्षा की चार दीवारी, तो यह गलत है जवाब है दोस्तों। चौथा है कि बच्चों के स्थानीय संसाधनों का उपयोग, तो यह भी क्या होगा, सहायक होगा, यानी कि ई, बी और डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति या युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है। ए है मानचित्र और चित्र, बी व्याख्यान और चर्चा, सी सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा, डी बच्चों को नारे लिखने को कहना। तो इसका सही जवाब होगा मानचित्र और चित्र। ठीक है, व्याख्यान और चर्चा बच्चे क्या है, प्राइमरी लेवल पे हैं, ऐसे में उन्हें आप व्याख्या देकर किसी चीज़ को केवल समझा नहीं सकते, तो यह तो गलत मेथड है।
सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा। बच्चों को क्या करें, फील्ड वर्क में ले जाएं, सर्वे करवाएं, उसके बाद उस पर चर्चा कीजिए। यह एक अच्छा मेथड है। डी है बच्चों को नारे लिखने को कहना, बच्चों को स्लोगन लिखने के लिए कहना। तो यह भी गलत जवाब है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा ए और सी, यानी कि ए और सी आपका सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित हैं मौखिक तकनीकी पर, प्रोजेक्ट तकनीकी पर, अवलोकन तकनीकी पर या फिर अभिन्यास तकनीकी पर। तो बच्चों का जो सीखने का प्रगति का वर्णन अभिलेख है वह अवलोकन तकनीकी पर, ऑब्जर्वेशन टेक्निक पर आधारित होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। किससे संबंधित है? सीखने के समान आकलन, सीखने के लिए आकलन या सीखने का आकलन या सीखने के अंदर आकलन। तो यह आपके सीखने के समान आकलन से संबंधित है। ठीक है, लर्निंग एज असेसमेंट, असेसमेंट एज लर्निंग के द्वारा यह क्या है, संबंधित होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? बच्चों की सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख होता है। एकदम सही बात है। बी है बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है। यह भी सही बात है। सी है सिर्फ एक वर्ष में बच्चों के स्कूल में उसकी उपस्थिति से संबंधित एक कथन है। तो यह गलत है दोस्तों। डी है बच्चे को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदारी बनाने में समर्थ करता है। तो यह भी आपका सही जवाब है, यानी कि ई, बी और डी आपका सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे कि लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके, व्याख्यान का आयोजन करके, व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके या फिर प्रदर्शनी का आयोजन करके। तो आपको व्याख्यान तो करना नहीं है, बच्चे व्याख्या को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसका सबसे मेथड बढ़िया होगा, वह होगा बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? बंद उत्तर वाले प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, विस्तारित प्रश्न या फिर सृजनात्मक प्रश्न। तो इसका सही जवाब है कि बंद उत्तर वाले प्रश्न। आपसे पूछा है कि सबसे कम उपयुक्त कौन से हैं, तो वह है आपके बंद उत्तर वाले प्रश्न। क्योंकि बंद उत्तर वाले प्रश्न में क्या होता है दोस्तों, आपको केवल हाँ या ना में जवाब देना होता है या फिर वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे में बच्चे न ज़्यादा सोचते हैं न समझते हैं, केवल रट कराते हैं और उसका जवाब दे देते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? सहयोग, स्मरण करना, पेपर, पेंसिल, परीक्षण या फिर पाठ्य पुस्तकें। तो इसका सही जवाब है सहयोग। सहयोग इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।